हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस के बारे में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने समझा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ा जाए और कुछ इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज को कैलकुलेट कैसे किया जाए। इन वीडियोस ने फंडामेंटल एनालिसिस मॉड्यूल के फाइनल गोल को सेट किया है। इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करना चाहिए, ये हम सीखेंगे। यदि आपको पहले वीडियोस याद है तो हमने इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट्स के बारे में चर्चा की थी। इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट्स केवल एक कंपनी की प्रीरिक्विजिट को ट्रांसलेट करते हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले मान्य करने की आवश्यकता होती है। इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट्स कंपनी के मूल सिद्धांतों के आधार पर एक चेकलिस्ट के रूप में देखना चाहिए। एक कंपनी को जो चेकलिस्ट में अधिकांश वस्तुओं को संतुष्ट करती है उसे निवेश करने योग्य माना जाता है। यहाँ पर कुछ मतभेद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट को मानते हैं, वह नए इन्वेस्टर्स के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, फंडामेंटल एनालिस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बहुत ध्यान देता है, लेकिन कोई अन्य इन्वेस्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहेगा। बस यह कहेगा, जब तक कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है तब तक मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक समझूंगा। तो मुद्दा यह है कि कोई प्रिस्क्राइब चेकलिस्ट नहीं है, लेकिन प्रत्येक इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट्स अनुभव के आधार पर अपनी खुद की चेकलिस्ट बनानी होगी। हालांकि यह सुनिश्चित करना होगा कि चेकलिस्ट पर प्रत्येक पॉइंट स्ट्रांग है। आने वाली वीडियो में मैं एक चेकलिस्ट दे दूंगा जो मुझे लगता है कि उचित रूप से अच्छी तरह से बनाई गई है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो आप इस चेकलिस्ट से संकेत ले सकते हैं। हम इस चेकलिस्ट को एक गाइडेंस के रूप में देखेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस के मॉड्यूल में आगे बढ़ेंगे। जनरेटिंग अ स्टॉक आइडिया। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े और एक चेकलिस्ट तैयार करें, हमें एक अधिक इम्पोर्टेंट मुद्दे को देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस के लिए हमें पहले एक ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन करना पड़ता है जो इंटरेस्टिंग लगे। स्टॉक का सिलेक्शन करने के बाद हमें उस स्टॉक को चेकलिस्ट के साथ चेक करना होगा कि ये सभी क्राइटेरियाज को पास करता है या नहीं। अगर ये पास होता है तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए योग्य है, नहीं तो हम दूसरे स्टॉक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं जो इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरे शब्दों में, हम उन शेयरों की लिस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं जो आगे की एनालिसिस करने के लिए पर्याप्त इंटरेस्टिंग लगती है। खैर, ऐसा करने के कुछ तरीके हैं। जनरल ऑब्जर्वेशन। यह अजीब लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि यह एक स्टॉक ढूंढने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। आपको बस अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं और आसपास की आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ध्यान दें कि लोग क्या खरीद रहे हैं और क्या बेच रहे हैं। देखें कि किन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन किया जा रहा है। आसपास पर नज़र रखें कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट, वॉल स्ट्रीट के सबसे पॉपुलर इन्वेस्टर में से एक पीटर लिंच ने अपनी पुस्तक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में इस पद्धति की वकालत की है। पर्सनली मैंने कुछ स्टॉक्स को चुनने के लिए इस मेथड का उपयोग किया है। टाटा मोटर्स। उनकी न्यू कार सेफ्टी के लिए अच्छी मानी जाती है। इनकैप रेटिंग्स में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जो कि कंपनी और कंज्यूमर्स के लिए पॉजिटिव बात है। कमिंस इंडिया लिमिटेड। क्योंकि मैंने देखा कि अधिकांश इमारतों के परिसर में कमिंस का डीजल जनरेटर लगाया गया था। और इन्फो एज लिमिटेड। इन्फो एज owns naukri.com, which is probably the most preferred job portal. स्टॉक स्क्रीनर। एक स्टॉक स्क्रीनर आपके द्वारा डिफाइन किए हुए स्कैन के आधार पर शेयर्स की जांच करने में मदद करता है और इसलिए इन्वेस्टर्स को क्वालिटी स्टॉक एनालिसिस करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, आप उन शेयर्स की पहचान करने के लिए स्टॉक स्क्रीनर का उपयोग कर सकते हैं जिनके पास 20% के पैट मार्जिन के साथ 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। जब आप शेयर्स की एक बड़ी लिस्ट से 5 या 10 स्टॉक्स इन्वेस्ट करने के लिए शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं तो एक स्टॉक स्क्रीनर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पर कई स्टॉक स्क्रीनर उपलब्ध है। मुझे व्यक्तिगत रूप से गूगल फाइनेंस स्टॉक स्क्रीनर और स्क्रीनर.इन पसंद है। मैक्रो ट्रेंड्स। मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड पर एक सामान्य नज़र रखना
अच्छे शेयर्स की पहचान करने का एक शानदार तरीका है। यहाँ उसी का एक उदाहरण दिया गया है। आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। इस डेवलपमेंट का एक स्पष्ट लाभार्थी भारत में काम करने वाले सीमेंट कंपनियां होंगी। इसलिए मैं सभी सीमेंट कंपनियों को देखूंगा और यह पहचानने के लिए चेकलिस्ट लागू करूंगा कि सभी सीमेंट कंपनियों में से कौन सी इस मैक्रो ट्रेंड का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। सेक्टरल ट्रेंड, यह स्पेसिफिकली सेक्टर का एनालिसिस करने के लिए देखा जाता है। इमर्जिंग ट्रेंड्स और सेक्टर के अंडर कंपनियों की पहचान करने के लिए सेक्टर्स पर नज़र रखने की आवश्यकता है जो इससे बेनिफिट हो सकता है। उदाहरण के लिए नॉन अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट एक बहुत ही ट्रेडिशनल सेक्टर है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और वे हैं कॉफ़ी, चाय और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। इसलिए अधिकांश कंपनियां केवल 3 उत्पादों का प्रोडक्शन और सेल करती है। हालांकि इन दिनों कंज्यूमर्स के स्वाद में थोड़ा चेंज आया है। एनर्जी ड्रिंक का मार्केट तेजी से खुल रहा है और यह आशाजनक लग रहा है। इसलिए निवेशक इस सेक्टर के भीतर ऐसी कंपनियों की तलाश कर सकता है जो चेंज का लाभ उठाने और इसको एडप्ट करने के लिए सबसे अच्छी कंडीशन में हो। स्पेशल सिचुएशन, एक स्टॉक की बाइंग करने का विचार करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट तरीका है। विशेष स्थिति पर आधारित विचार उत्पन्न करने के लिए कंपनियों को कंपनी से संबंधित न्यूज़, कंपनी की इवेंट्स आदि को फॉलो करना पड़ता है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यह वह जगह है जहां आप स्टॉक विचारों की पहचान करने के लिए अपने प्रोफेशनल स्किल्स का लाभ उठाते हैं। ये एक नए इन्वेस्टर के लिए मोस्ट रिकमेंड टेक्निक है। इस प्रोसेस के लिए आपको अपने प्रोफेशनल सेक्टर के भीतर स्टॉक को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक मेडिकल प्रोफेशनल है तो आपकी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस हेल्थ केयर इंडस्ट्री होगी। आप शायद उस बिजनेस को समझने के लिए स्टॉक ब्रोकर या इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की कंपैरिजन में बेहतर व्यक्ति होंगे। आपको बस यह पहचानने की ज़रूरत है कि सेक्टर में कौन सी लिस्टेड कंपनियां हैं और अपने एनालिसिस के आधार पर बेस्ट स्टॉक का सिलेक्शन करें। इसी तरह यदि आप बैंकर हैं तो आप शायद बैंकों के बारे में दूसरों की तुलना में अधिक जानेंगे। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट को चुनने के लिए अपनी क्षमता का लाभ उठाएं। मुद्दा यह है कि शेयरों की जांच के लिए ट्रिगर किसी भी सोर्स से आ सकता है। इनफैक्ट जब भी आपको लगता है कि कोई स्टॉक इंटरेस्टिंग है तो उसको अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए। टाइम के साथ ये लिस्ट आपकी वॉच लिस्ट होगी। यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक स्टॉक किसी विशेष समय पर चेकलिस्ट आइटम को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। हालांकि समय के रूप में जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ कुछ स्टेज पर बदलती है, यह चेकलिस्ट से मैचअप कर सकती है। इसलिए समय समय पर अपनी वॉच लिस्ट में शेयर्स का एनालिसिस करना महत्वपूर्ण है। द मोट, स्टॉक का सिलेक्शन करने के बाद स्टॉक की आगे की जांच करने के लिए चेकलिस्ट चलानी होती है। इसे इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस कहा जाता है। ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है और यह श्योर करना होगा कि इस एनालिसिस के हर एक पॉइंट पर अधिकतम ध्यान दिया जाए। मैं जल्द ही एक चेकलिस्ट दे दूंगा जो मुझे लगता है कि सही है, लेकिन उससे पहले हमें द मोट के बारे में बात करने की ज़रूरत है। मोट एक ऐसा शब्द है जिसे वॉरेन बफे ने लोकप्रिय बनाया था। यह शब्द केवल कंपनी के कम्पिटिटिव एडवांटेज को रेफर करता है। एक मजबूत फाउंडेशन वाली कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म लाभ सेफ रहे। बेशक कंपनी के पास न केवल एक डेप्थ होनी चाहिए बल्कि यह लंबे समय तक टिकाऊ भी होनी चाहिए। एक कंपनी जिसके पास मोट कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे बेहतर ब्रांड नेम, प्राइसिंग पावर और बेहतर मार्केट शेयर, वो अधिक टिकाऊ होगी और कंपनी के कंपटीटर्स के लिए अपनी मार्केट शेयर को ख़त्म करना मुश्किल होगा। मोट को समझने के लिए आयशर मोटर्स लिमिटेड के बारे में देखिए। आयशर मोटर्स एक प्रमुख भारतीय व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। यह पॉपुलर रॉयल एनफील्ड बाइक के साथ कमर्शियल वाहनों का निर्माण करता है। रॉयल एनफील्ड एक आला सेगमेंट को पूरा करता है जो तेज़ी से बढ़ रहा है। उनकी बाइक हार्ले डेविडसन जितनी महंगी नहीं है और न ही वे शायद टीवीएस बाइक जितनी सस्ती है। किसी भी कंपनी के लिए इस सेक्टर में प्रवेश करना और रॉयल एनफील्ड की ब्रांड लॉयल्टी को हिलाना या तोड़ना बहुत मुश्किल होगा।
दूसरे शब्दों में आयशर मोटर्स को इस स्वीट स्पॉट से डिस्प्लेस करने के लिए अपने कंप्यूटर से मैसिव एफर्ट्स की आवश्यकता होगी। यह आयशर मोटर्स की मोट में से एक है। ऐसी एक कंपनियां हैं जो इस तरह की इंटरेस्टिंग मोट का प्रदर्शन करती है। इनफैक्ट वेल्थ क्रिएटिंग करने वाली कंपनियों के पास एक अंडरलाइन के रूप में एक सस्टेनेबल मोट है, जैसे इन्फोसिस की अमेरिका और भारत के बीच लेबर मध्यस्थता थी। पेज इंडस्ट्रीज की मोट जॉकी इनरवियर का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस था। प्रेस्टीज इंडस्ट्रीज का मोट प्रेशर कुकर का निर्माण और सेलिंग रही थी। इसलिए हमेशा उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनके पास वाइडर इकोनॉमिक मोट है। द ड्यू डिलिजेंस। इक्विटी रिसर्च के लिए ड्यू डिलिजेंस में यह स्टेज शामिल है। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। इसमें एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत होती है। एप्लीकेशन ऑफ द चेक लिस्ट एंड वैल्यूएशन। इसमें बिजनेस के इंट्रिंसिक वैल्यू का एस्टिमेट लगाना होता है। अगले वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट and share, and also don't forget to subscribe to my channel.